सो वी आर बैक विद द पावरफुल लेक्चर ऑफ पर्शनशाला। आज का ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है जिन्होंने अपना क्लास 11 बर्बाद कर दिया है और उनको क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। क्लास 11 के वो बच्चे हैं जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिनकी कंप्लीट स्कूलों में या कोचिंगों में हो चुकी है, लेकिन उनको पता करना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होते हैं जो उनके क्लास 12 में भी काम आएंगे। तो वो सारे टॉपिक मैं आज की क्लास में कवर करने वाला हूँ। यह हमारा ज़ीरो टू हीरो लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। मैं इसमें ये टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। पहले हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन ही क्यों लिया जाता है, फिर हम क्लासिफिकेशन बात कर लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, रिप्रेजेंट उनको कैसे कैसे किया जाता है, बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन एंड ईएन की हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे डिग्री ऑफ कार्बन एंड अदर जो डिग्री ऑफ एल्कोहल वगैरह होते हैं उनकी बात करेंगे। फंक्शनल ग्रुप्स की हम बात कर लिया करेंगे। होमोलोगस सीरीज़ किसे कहते हैं उसकी बात कर लेंगे। देन IUPAC नेम एंड कॉमन नेमिंग, हम ये सारी बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में। इसके अलावा एक लेक्चर और बनाऊंगा जिसमें मैं बात करूंगा आइसोमेरिज्म की और इफ़ेक्ट्स जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, उन इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीधा मीनिंग जो होता है वो होता है केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। अब क्वेश्चन है कि वाई कार्बन, सिर्फ कार्बन ही क्यों? जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें 118 इतने एलिमेंट्स होते हैं, तो 117 एलिमेंट्स के बारे में हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक में। लेकिन जो अकेला कार्बन है उसकी स्टडी करी जाती है, उसके लिए एक अलग ब्रांच बनाई जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सवाल आता है कि कार्बन ही क्यों? तो कार्बन होने के पीछे जो रीज़न है वो है इसकी दो यूनिक प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी होती है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। क्या है? टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। अगर टेट्रा वैलेंसी की बात करूँ तो इसका सीधा सा मीनिंग है कि कार्बन जो है ना वो 4 बॉन्ड्स बनाता है। कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4 बॉन्ड्स। कैसे कैसे बना सकता है? देखो, पहली पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता है कि कार्बन सिंगल सिंगल 4 बॉन्ड बना ले, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि कार्बन जो है एक डबल बॉन्ड बना ले, 2 सिंगल बॉन्ड्स बना ले। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि कार्बन 2 डबल बॉन्ड्स बना ले। एक पॉसिबिलिटी का क्या है कि कार्बन जो है एक ट्रिपल बॉन्ड बना ले, एक सिंगल बॉन्ड बना ले। तो इस तरह से कार्बन जो है ऐसे 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो ये कार्बन के जो 4 बॉन्ड बनाने की ये जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। आगे बात करते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन की एक और यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिसे बोला जाता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। देखो, कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग। कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन अपने ही साथ में जुड़ सकता है, ज्वाइन हो सकता है। जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, या फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। ऐसे कार्बन ज्वाइन होकर के ऐसे ओपन चेन्स बना सकता है, ऐसे रिंग वाले कंपाउंड्स बना सकता है। बहुत सारे कार्बन से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कार्बन से एक दूसरे से ऐसे जुड़ सकते हैं। ऐसे सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कार्बन में पाई जाती है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन जो है इसके लिए अलग केमिस्ट्री बनानी पड़ी। क्यों? समझेंगे इस चीज़ को, क्या कारण है इसको भी समझेंगे थोड़ा सा। देखो, अगर कार्बन इसे सेल्फ लिंक कर रहा होगा तो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाएगा, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाएगा। इन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर पढ़ना है, इन कंपाउंड की स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़नी होती है, इन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होती है, फिर इतने सारे कंपाउंड्स की रिएक्शंस पढ़नी होती है, इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ने होते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमारे पास पढ़ने के लिए, तो उसके लिए अलग केमिस्ट्री की ब्रांच बनानी पड़ी। आई मेरी बात समझ में? तो ये जो दो प्रॉपर्टी मैंने बताई है, पहली प्रॉपर्टी है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एंड सेकंड प्रॉपर्टी है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। इन दोनों की वजह से हम केमिस्ट्री बनाए हैं कार्बन की अलग से। तो ये था पहले सवाल का जवाब। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर ना कई चीज़ें मैं देख सकता हूँ। जैसे कई पॉसिबिलिटी है। जैसे हमारे पास कुछ कंपाउंड्स आएंगे जिन्हें हम सैचुरेटेड कहेंगे, कुछ को अनसैचुरेटेड कहेंगे। तो होता क्या है इसका मीनिंग? देखो, सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब है कि कार्बन और कार्बन के बीच हमको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, जैसे सिंगल बॉन्ड है इनके अंदर। अनसैचुरेटेड का मतलब है कार्बन और कार्बन के बीच एटलीस्ट मल्टीपल बॉन्ड दिखाई दे, एटलीस्ट मल्टीपल बॉन्ड एक भी दिखाई दे जाए अगर, तो इसे अपन कहेंगे
अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड कंपाउंड किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब जिनमें एटलीस्ट वन मल्टीपल बॉन्ड हो, या तो डबल हो या ट्रिपल हो, उन्हें अनसैचुरेटेड कहते हैं। ये पहला क्लासिफिकेशन। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं तो ये आते हैं ओपन चेन एंड क्लोज चेन वाले। ये रहे ओपन चेन एंड क्लोज चेन, या साइक्लिक बोल सकते हैं। तो ओपन चेन का मतलब है कि कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन या फिर ब्रांचिंग बना ले, इन्हें कहते हैं ओपन चेन। और साइक्लिक की मैं बात करूँ तो साइक्लिक का मतलब हो गया एक कार्बन हो गया, फिर ये कार्बन इससे जुड़ गया, फिर ये कार्बन जुड़ गया, ऐसे करके पूरी की पूरी ऐसे साइकिल ये रिंग बना दे, ये ऐसे रिंग बना दे, इन्हें कहते हैं ओपन एंड साइक्लिक कंपाउंड्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर हम बात करते हैं कि साइक्लिक में भी पॉसिबिलिटी है। तो साइक्लिक में दो पॉसिबिलिटी है, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। किसे कहते हैं होमोसाइक्लिक? होमोसाइक्लिक की मैं बात करूँ तो होमोसाइक्लिक का मतलब हो गया कार्बन रहा और कार्बन रहा, कार्बन कार्बन ही एक दूसरे से जुड़ते हो। जब कार्बन कार्बन ही एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उसे होमोसाइक्लिक कहते हैं। इसमें देखो अलग टाइप का कोई भी एटम नहीं है, सारे एटम साइकिल में सेम सेम है। हेटेरोसाइक्लिक की मैं बात करूँ तो हेटेरोसाइक्लिक का मतलब होता है कि अलग टाइप के भी बीच में, साइकिल के बीच में आ जाए। फॉर एग्जांपल हम बना सकते हैं, ये देखो एक कंपाउंड बना रहा हूँ मैं, कार्बन कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन लगाया मैंने और यहाँ पे कार्बन लगाया और यहाँ आ गया ऑक्सीजन। ये जो कंपाउंड है इसकी साइकिल में देखो, ये जो कंपाउंड है इसके साइकिल में यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन। तो ये भी एक रिंग कंपाउंड यानी साइक्लिक कंपाउंड है, ये भी एक रिंग कंपाउंड यानी कि साइक्लिक कंपाउंड है। बट इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क है कि ये वाला जो है ये होमोसाइक्लिक है। होमो का मतलब सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलकर के रिंग बनी हुई है। लेकिन ये वाला जो है ये हेटेरोसाइक्लिक है। इनमें एक ऐसा एटम आ गया जो दूसरा है। समझे मेरी बात को? रिप्रेजेंटेशन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ना अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे एक होता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, एक होता है कंडेंस्ड फार्मूला, एक होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला, और एक मॉलिक्यूलर फार्मूला, आप जानते ही हैं। तो इन तरह से हम इनको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। हम एक एग्जांपल से समझेंगे तो ज़्यादा सही से समझ में आएगा। देखो अगर मैं बात करूँ, सही से लिख देता हूँ मैं, अगर मैं बात करूँ प्रोपेन की, क्या लिखा मैंने? प्रोपेन नहीं लेते, ब्यूटेन ले लेते हैं, एक बड़ा कंपाउंड लेते हैं थोड़ा इससे, मैंने लिखा ब्यूटेन। ठीक है। तो जब मैं ब्यूटेन की बात करता हूँ तो मैं ब्यूटेन को ना किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, किस किस तरह से लिख सकता हूँ, वो मैं बात कर रहा हूँ। मैं हो सकता है ब्यूटेन को लिखूँ C4H12 ऐसे, यानी कि ब्यूटेन में 4 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, H10 एक्चुअली में H10 होता है, H10। दूसरा क्या लिख सकता हूँ मैं ब्यूटेन के बारे में? मैं लिख सकता हूँ कि देखो ब्यूटेन में ना 1 2 3 4 4 कार्बन से, और क्योंकि इसकी कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो हर एक के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ऐसे। ठीक है, ये लो जी, हाइड्रोजन्स जुड़े हुए हैं इसके साथ में, ये मैंने ऐसे हाइड्रोजन्स जोड़ दिए। जब जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ये लो। दूसरा तरीका ये है, मैं ब्यूटेन को इस तरह से बना दूँ, 2 तरीके। इसके अलावा में हो सकता है ऐसे ना बना करके, देखो इसी को ऊपर वाले को यूज़ करते हैं, अपन रेफरेंस लेते हैं। हो सकता है मैं ऐसा बना दूँ, ये देखो CH3 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये फिर से CH3 हो जाएगा। तो हो सकता है मैं ऐसा ना बना के मैं ऐसा बना दूँ, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ये 3 पॉसिबिलिटी है, इस तरह से बना दूँ। तो ये जो 3 तरह से मैंने रिप्रेजेंट किया है, एक तो ये वाला तरीका, एक ये तरीका, दूसरा यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा जो पूरा ओपन स्ट्रक्चर मैंने बनाया है जिसमें हाइड्रोजन्स कार्बन सब के बीच के बॉन्ड्स आपको इजीली दिख रहे हैं, दूसरा ये तरीका, एंड तीसरा ये वाला, ये जो मैंने बनाया है। इन तीनों के ना नाम होते हैं, और इन तीनों के जो नाम हैं वो मैंने ऊपर लिखे हैं, यहाँ पर भी मैं आपको लिख करके दिखा देता हूँ। इसको तो बोला जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इस पहले वाले को। ये जो दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा है,
इस दूसरे वाले को बोला जाता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, ये जो तीसरा मैंने यहाँ पे लिखा है इसको बोला जाता है कंडेंस्ड। ये थर्ड जो है इसको बोला जाता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये तीन तरह के फॉर्मूले हैं। देखो ऊपर मैंने लिखा है कंप्लीट फॉर्मूला, तो जो पहला है वो ये वाला है। ठीक है, उसके बाद में लिखा है कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंडेंस वाला ये वाला है। तीसरा बॉन्ड लाइन लिखा है जो मैं अभी बताने वाला हूँ, और स्टार्टिंग में जो लिखा है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें एटम्स के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ब्यूटेन को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में लिख करके। ये है फोर्थ क्या है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखो बॉन्ड लाइन के अंदर क्या करते हैं, जितने कार्बन्स होते हैं, कितने कार्बन थे, 4 थे ना, तो 4 कार्बन थे, उन 4 कार्बन्स के बीच में बॉन्ड बनाने होते हैं और कार्बन को कॉर्नर से दिखाना होता है। फॉर एग्जांपल ये डॉट, एक बॉन्ड, फिर दूसरा डॉट यानी दूसरा कार्बन, फिर एक बॉन्ड, फिर तीसरा डॉट, तीसरा कार्बन, फिर एक बॉन्ड, फिर चौथा डॉट। तो ये जगह है, ये जो शार्प पॉइंट्स हैं ये तो कार्बन्स को बताते हैं, और इसके बीच में जो ये दिख रही है आपको लाइन दिख रही है, ये जो लाइंस दिख रही है, ये 3 लाइनें जो दिख रही है, ये लाइंस बॉन्ड्स को बताती है। ठीक है, इस तरह से जब फॉर्मूले को रिप्रेजेंट किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के, तो उसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। क्यों, जब भी हमको बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं, जैसे मैंने बोल दिया, बताइए आप C7H16, इसका मेरे को आप स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, तो मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बहुत इजीली बना सकता हूँ। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, ये लो, ये बन गया आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ C7H16। हम 8 वाला बना लेते हैं कोई, हम अगर 8 वाला बनाए तो C8H18, तो इसका अगर मुझे बनाना हो तो इसका बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर मेरे को कोई ब्रांच वाला भी बनाना हो, फॉर एग्जांपल मैंने 4 कार्बन का जो लिया था उसी को मैं ब्रांच वाला बना सकता हूँ, तो 1 2 3, और इसके बाद में एक ब्रांच बना दी 4। इस तरह से ना बहुत सारे कंपाउंड्स को हम बना सकते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की हेल्प से। तो इसलिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक भी समझ में आया होगा कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, बड़े बड़े फार्मूलाज को इजीली अपन बना सकते हैं। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बॉन्ड टाइप, हाइब्रिडाइजेशन एंड ईएन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बॉन्ड का क्या टाइप होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और ईएन क्या होता है, उसके बाद हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो मैं अगर बॉन्ड टाइप की बात करूँ, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में बनाऊंगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक बना करके दिखाता हूँ आपको, जैसे CH3, C डबल ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ अपन एक कार्बन और बना देते हैं CH3, C डबल बॉन्ड CH2। ये मैंने एक कोई भी कंपाउंड बना दिया। ठीक है, इसमें सारे आप कार्बन्स को देख सकते हो, सबकी वैलेंसी कंप्लीट है। फॉर एग्जांपल इस कार्बन को आप देखो तो 3 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड बना हुआ है तो 4 है। इस वाले कार्बन को देखो तो 1 बॉन्ड और 3 ये बने हुए हैं तो 4 है। ये बॉन्ड के टाइप और बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं। इस वाले कार्बन को देखो तो 3 बॉन्ड ये रहे, 1 बॉन्ड ये रहा, तो 4 और 5 बॉन्ड बने हुए, इसका मतलब 1 बॉन्ड मेरे को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये गलती है ना मेरी, यहाँ पे 5 बॉन्ड नहीं हो सकते, तो यहाँ से मैं इस वाले को हटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप अगले कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन में 1 बॉन्ड और 2 बॉन्ड बने हुए, इसका मतलब यहाँ पर भी मेरी गलती है, 1 बॉन्ड एक्स्ट्रा होना चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे 1 बॉन्ड और यहाँ पे लगा दिया। 1 सेकेंड, CH3, चलो चल जाएगा इससे काम। इसके अलावा इस वाले कार्बन को देखो तो 2 बॉन्ड यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो इसकी वैलेंसी भी पूरी है। अब इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक मैं ले चल रहा हूँ कि बॉन्ड का टाइप क्या है, कौन कौन से टाइप के इसमें बॉन्ड्स हैं। तो देखो जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो या किसी भी कंपाउंड में जो पहला बॉन्ड बनता है, फर्स्ट बॉन्ड, वो सिग्मा बॉन्ड होता है। उसके बाद सेकंड और थर्ड वाले बॉन्ड्स पाई बॉन्ड होते हैं, फर्स्ट पाई बॉन्ड एंड सेकंड पाई बॉन्ड। इस पहले बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड बोल रहे हैं। जैसे इसको देखो आप, इसमें अगर देखो तो मान लेते हैं कि ये सबसे पहले बना था नीचे वाला, तो ये फर्स्ट है, तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, इसका कौन सा हो गया, सिग्मा हो गया। इसके बाद में ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही क्या है, पाई बॉन्ड से, क्या है, पाई बॉन्ड से। तो इसमें इतनी जगह में, इतनी जगह में एक तो सिग्मा बॉन्ड है और 2
पाई बॉन्ड है। मेरी इस बात को ध्यान से समझ लेना, सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स की काउंटिंग कैसे करते हैं। अगर मैं इस पूरे कंपाउंड की बात करूँ, पूछूँ कि कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। हम सारे देखेंगे। देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से मुझे देखो, एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ मैं, पहले वो बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब भी आप सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स को काउंट करो ना, तो आप कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना, वो वाला जो ओपनली फॉर्मूला मैंने बनाया था ना ओपन करके, वो वाला बनाना, उसके बाद इसे सॉल्व करना, तब जा कर के ना इजीली ये सॉल्व हो जाता है। तो देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ यहाँ से आ गए, तो सिग्मा बॉन्ड्स की काउंटिंग अपन कर रहे हैं, 3 यहाँ से आ गए। इसके बाद में एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक इसके बीच में रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये दूसरा वाला पाई हो जाएगा। यहाँ से 2 हाइड्रोजन से तो 2 सिग्मा है, यहाँ 3 हाइड्रोजन थे तो ये सिग्मा है, और ये एक है तो ये भी सिग्मा है। तो ऐसे हम काउंटिंग करेंगे इनकी, और काउंटिंग करके पूरे सिग्मा लिख दिया करेंगे। फिर पाई बॉन्ड की काउंटिंग करें तो 2 पाई बॉन्ड्स यहाँ रहे, एक पाई बॉन्ड यहाँ रहा, इसको ये ऊपर वाला है सिर्फ। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड्स कितने हैं टोटल, पाई तो है 3, और सिग्मा की बात करूँ तो 3 एक 4, इससे लेते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और इसमें कितने सिग्मा है, सिग्मा बराबर 13। तो 13 सिग्मा है, और पाई कितने हैं, 3 है। तो इस तरह से हम बॉन्ड्स के बारे में पता लगाते हैं। पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, उसके बाद वाले पाई होते हैं। फिर दूसरा टॉपिक आता है हाइब्रिडाइजेशन का। किसी भी कंपाउंड में अगर हमें, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4 सिग्मा दिखते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, 3 सिग्मा दिखते हैं तो 2, और 2 सिग्मा दिखते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऊपर वाला भी ले सकते थे लेकिन अपन दूसरा ही बना लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C एंड डबल बॉन्ड CH2, यहाँ एक CH3 भी बना लेते हैं। ये फिर से मैंने एक बड़ा कंपाउंड बना लिया। इस बड़े कंपाउंड में हम जब भी हाइब्रिडाइजेशन देखें तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से देखेंगे। तो देखो यहाँ इस कार्बन को देखो, इस कार्बन में 3 और एक 4, कितने सिग्मा है, 4। जब 4 सिग्मा होते हैं, ऊपर देखो, जब 4 सिग्मा होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। क्लियर। आगे चलते हैं। आगे चल के इस वाले कार्बन की बात करते हैं। इस वाले कार्बन में एक सिग्मा और एक सिग्मा, क्या ये दोनों सिग्मा है, जवाब है नहीं, ये पाई है। तो ये पाई है तो इसमें कितने सिग्मा आ गए, 2 सिग्मा। जब 2 सिग्मा होते हैं तो sp, यानी इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। और आगे चलते हैं, इस वाले कार्बन की हम बात करते हैं। इसकी बात करूँ अगर मैं, तो इसमें एक सिग्मा 2 सिग्मा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन फिर से हो जाएगा sp। इस वाले कार्बन की बात करते हैं। इसकी बात करूँ अगर मैं, तो इसमें एक सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा। जब 3 सिग्मा होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, 3 सिग्मा होने पर जब 3 सिग्मा होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। इसी तरह से इस वाले कार्बन की बात करूं, इसमें एक सिग्मा 2 सिग्मा, सिर्फ कितने सिग्मा है, 2 सिग्मा, और ऊपर वाला क्या है, पाई। तो इस वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। जब 2 सिग्मा होते हैं तो sp। फिर बात करते हैं इस वाले कार्बन की। इसमें एक सिग्मा, ऊपर वाला पाई है तो इसको छोड़ देंगे, और 2 सिग्मा हाइड्रोजन वाले हो जाएंगे, तो 2 सिग्मा यहाँ से आ गए, तो इसकी वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। इसको ध्यान से फिर से देखेंगे, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स को देखना होता है, पाई बॉन्ड को नहीं देखना होता। क्लियर। चलो और आगे बढ़ते हैं। en का ऑर्डर, en के ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो en जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज s कैरेक्टर के। जिसका परसेंटेज s कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसमें en ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा sp2 sp3, तो sp में 50% s है, sp2 में 50% नहीं है, sp2 में 33% है, और इसमें 25% है क्या, s कैरेक्टर।
तो इसलिए सबसे ज़्यादा EN sp की होती है, उससे कम sp2 की होती है। अच्छा, ये 50% आपको समझ में तो आ रहा है ना कि 50% वाला S है, 50% ही P है। इसमें क्या है, S कितना है 33% और 66% P है, क्योंकि 2 है ना P। अरे 1/3 ही तो है S, और इसमें कितना है 1/4। 4 ऑर्बिटल्स में से एक ऑर्बिटल S है, 3 ऑर्बिटल P है, 4 में से एक ही तो है S। इसी तरह से 3 में से एक ही तो है S इसमें, और इधर वाले के लिख देंगे 1/2। क्लियर मेरी बात? तो EN का ये ऑर्डर हो जाता है इन ऑर्बिटल्स में, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में। ये आप देख सकते हैं EN के बारे में। तो ये अपना टॉपिक कौन सा वाला था जिसमें मैंने बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन एंड EN को एक्सप्लेन किया है। क्लियर? डिग्री ऑफ कार्बन एंड अदर्स। हम डिग्री की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन की। देखो, डिग्री ऑफ कार्बन में हम समझेंगे जब कोई कार्बन किसी 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऐसे एंड ऐसे। जैसे ये कोई कार्बन था, ये आगे 3 कार्बन से, चलो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जब ये वाला कार्बन देखेंगे तो ये 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, सही बात। 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, 1 2 3 एंड 4। तो इस कार्बन को हम कहते हैं 4 डिग्री कार्बन। क्या कहते हैं? 4 डिग्री कार्बन। लिख देता हूँ मैं सही से, डेफिनेशन को आप समझ लेना यहीं पे। जब कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन को हम देख रहे हैं वो 4 कार्बन से जुड़ा है, तो 4 डिग्री कार्बन। अगर ये वाला हमारा कार्बन है, ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो ये वाला हमारा जो कार्बन होगा, ये वाला कार्बन, ये कहलाएगा 3 डिग्री कार्बन। कौन सा कार्बन हो जाएगा ये? 3 डिग्री कार्बन। तो इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन। अगर ये हमारा कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे लिख दिया यहाँ पे मैंने 1 कार्बन, ये कार्बन जुड़ा हुआ है 1 एंड 2, ऐसे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन होगा 2 डिग्री कार्बन। एंड यही वाला कार्बन सिर्फ एक सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये जो हमारा कार्बन है, इसको मैं लिख देता हूँ, ये कार्बन हमारा एक सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री कार्बन। एक और पॉसिबिलिटी क्या, अगर ये हमारा कार्बन किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ, जैसे हम लिखते हैं ना CH3 CH4 ऐसे कुछ, तो इसको अपन क्या कहेंगे? एल्किल ग्रुप में होता है। तो ऐसे को हम कहते हैं क्या बोलते हैं उसको? ऐसे कार्बन को हम कहते हैं, ये वाले कार्बन को, इसको कहते हैं, नीचे लिख देता हूँ, सुपर 1 डिग्री कार्बन। क्लियर? ये 5 कैटेगरीज मैंने बताई है, इनको ध्यान से देखो कार्बन की। जब कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है तो 4 डिग्री, 3 से जुड़ा है तो 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। इनमें हाइड्रोजन्स भी रहते हैं। देखो, कई जगह आपको लग रहा होगा कि वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, तो मैं आपको वैलेंसी भी इनकी सेटिस्फाई करके दिखा देता हूँ कि कैसे दिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखोगे तो ये CH3 रहेगा, ये CH3 रहेगा, ये CH3 रहेगा, ये CH3 रहेगा। यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि चारों तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं। यहाँ ये रहेगा CH3, ये भी CH3, ये भी CH3, और यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा, यानी 3 डिग्री कार्बन में आपको एक हाइड्रोजन दिख जाएगा। फिर हम बात करें, ये CH3, ये वाला भी CH3, और यहाँ 2 हाइड्रोजन्स, 2 डिग्री में 2 हाइड्रोजन्स रहते हैं। फिर ये CH3 एंड ये भी CH3। क्यों? तो ये दिख जाएगा 1 डिग्री। 1 डिग्री में आपको 3 हाइड्रोजन्स दिखाई दे जाएंगे। और जब सुपर 1 डिग्री होगा ना, तो वहाँ पे कोई ना कोई आपको फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ दिखाई देगा। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री का कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं डिग्री ऑफ हेलो एल्केन। अगर हम डिग्री ऑफ हेलो एल्केन की बात करें तो एक लाइन में डिग्री ऑफ हेलो एल्केन ख़त्म हो जाता है। कार्बन की डिग्री, कार्बन की डिग्री मतलब कि जो कार्बन की डिग्री है वही हेलो एल्केन की डिग्री है। और इसी के साथ मैं अल्कोहल की डिग्री भी ख़त्म करता हूँ। कार्बन की एक एग्जाम्पल भी दूंगा इसका मैं, कार्बन की डिग्री। देखो, अगर आपने कार्बन की डिग्री सही से समझ ली है तो आप अल्कोहल और हेलो एल्केन की डिग्री को ईजिली समझ जाओगे। एक एग्जांपल बनाता हूँ, उस एग्जांपल से आप समझ जाओगे। देखो, मैं लिखता हूँ
कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर ऊपर एक मैंने कार्बन बना दिया, इधर भी मैंने कार्बन बना दिया एंड ये रहा कार्बन। क्लियर। अब मुझे हेलो एल्केन की डिग्री देखना है, मतलब इससे हेलोजन जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो देखो एक हेलोजन मैंने यहाँ जोड़ दिया, एक हेलोजन मैंने यहाँ जोड़ दिया एंड एक हेलोजन मैंने यहाँ जोड़ दिया। हमसे पूछा जाएगा कि ये हेलोजन, ये हेलोजन एंड ये हेलोजन, इनकी डिग्री बताओ, इन हेलोजन्स की डिग्री बताओ। तो इनकी डिग्री की जब बात करेंगे तो हम इस ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है हम उसकी डिग्री की बात करेंगे। जो इस कार्बन की डिग्री होगी वही इस वाले हेलो एल्केन की भी डिग्री होगी। देखो आप एक बार, एक सेकंड के लिए आप देखने की कोशिश करना। इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन की डिग्री क्या है, कार्बन आगे 1 एंड 2, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये वाला कार्बन है 2 डिग्री, इसलिए ये वाला हेलो एल्केन जो है ये 2 डिग्री है। आगे बढ़ते हैं। इस वाले हेलो एल्केन की डिग्री पूछ रहे हैं हमसे, इस वाले हेलो एल्केन की डिग्री पूछ रहे हैं हमसे। तो ये हेलोजन जो है इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ा है, एक ही कार्बन से, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री हेलो एल्केन। क्लियर है। फिर हम आगे और बात करते हैं। ये वाला हेलो एल्केन है, इसकी डिग्री हमसे पूछ रहे हैं। तो ये हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, सही बात। तो ये वाला कार्बन जो है 1 2 3, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा 3 डिग्री हेलो एल्केन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे डिग्री निकाली जाती है। क्लियर है। मैं साफ़ कर देता हूँ। तो 1 डिग्री कौन सा होता है, 2 डिग्री कौन सा होता है, 3 डिग्री कौन सा होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं अल्कोहल की डिग्री के बारे में। अल्कोहल की डिग्री भी एकदम सेम टू सेम है। उसी एग्जांपल में अगर मैं OH जोड़ दूं तो उसे अल्कोहल बोल दिया जाता है। जैसे कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे मैं एक कार्बन बना देता हूँ, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड हो जाएगा इससे से चलो और आगे बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड कार्बन। अच्छा, इसके आगे अगर मैं देखो यहाँ मैं OH जोड़ दूँ, हो सकता है मैं यहाँ OH जोड़ दूँ, हो सकता है मैं यहाँ OH जोड़ दूँ। ठीक है, तो एक यहाँ जोड़ दिया मैंने OH, एक यहाँ जोड़ दिया मैंने OH, एक यहाँ जोड़ दिया मैंने OH। मेरे से पूछा जा रहा है इन अल्कोहल्स की डिग्री क्या है। तो इन अल्कोहल्स की जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी, देखना। ये वाला OH इस वाले कार्बन से जुड़ा है और ये वाला कार्बन आगे एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। क्लियर। आगे बात करते हैं। ये वाला OH इस वाले कार्बन से जुड़ा है और ये वाला कार्बन आगे 1 एंड 2, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। कितना हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। फिर इस वाले अल्कोहल की बात करते हैं। देखो आपको ऊपर वाले अगर डिग्री समझ में आ गई तो ये आसान है। ये वाला OH इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन 1 2 एंड 3, इन 3 जगह जुड़ा हुआ है, तो 3 जगह जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल ये होते हैं। एक एग्जाम्पल में तीनों क्लियर। अब बात करते हैं हम डिग्री ऑफ एमीन्स की। देखो डिग्री ऑफ एमीन जो है ये कार्बन की डिग्री नहीं होती, ये अलग है, ये इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ एमीन की मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। देखो डिग्री ऑफ, देखो पहले एमीन होता क्या है, एमीन होता है RNH2, ये होता है RNH2, इसे कहते हैं एमीन। क्लियर है, इसे कहते हैं एमीन। तो एमीन की डिग्री की मैं बात करूं तो एमीन की डिग्री आप ऐसे समझना, एक एग्जाम में लिख ही देता हूं। नाइट्रोजन के साथ अगर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन, तो हमेशा इसके साथ 2 हाइड्रोजन दिखेंगे। इनको भी मैं ओपन करके लिखूं तो बेहतर रहेगा। एक हाइड्रोजन इधर बना दिया, एक हाइड्रोजन इधर बना दिया, इसे कहते हैं 1 डिग्री एमीन। नाइट्रोजन के साथ अगर 2 कार्बन मुझे दिखे, किधर भी दिख सकते हैं, इधर मैं कार्बन बना देता हूँ और नीचे मैं हाइड्रोजन बना सकता हूँ। ठीक है, इसे बोला जाता है 2 डिग्री एमीन। तीसरा लिखता हूँ मैं, अगर नाइट्रोजन के साथ मुझे 3 कार्बन दिखे, 1
2 3, ठीक है, इसे बोला जाता है 3 डिग्री एमीन। मेरी बात को समझना, एमीन में नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन है उस पर डिपेंड करेगा। तो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन में ये डिफरेंस है। क्लियर है? एग्जाम्पल लेते हैं एक अच्छा सा एमीन के लिए। तो एमीन के लिए एक एग्जाम्पल में देखो मैंने लिखा CH3N, इसके इधर भी जुड़ा हुआ है CH3 एंड CH2NH CH2NH2, ये मैंने एक कंपाउंड बना दिया। इस कंपाउंड में मेरे से डिग्री पूछी एमीन की। तो यहाँ देखो नाइट्रोजन के साथ में 1 2 3 कार्बन जुड़े हैं तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। यहाँ नाइट्रोजन के साथ में 1 2 जुड़े हैं तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ नाइट्रोजन के साथ में सिर्फ 1 जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? ये 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन, ये अल्कोहल एंड ये था हेलो एल्केन। और कार्बन की डिग्री अगर आपको समझ में आई है तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लास्ट में मैं सिखा के जा रहा हूँ कि हाइड्रोजन्स की डिग्री कई बार पूछ लिया जाता है। तो 1 डिग्री कार्बन पे जितने भी आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना वो 1 डिग्री हाइड्रोजन है। देखो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, आप सीखो तो ठीक है, नहीं तो बस देख लेना इसको। 1 डिग्री कार्बन वाले 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री वाले 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री वाले 3 डिग्री हाइड्रोजन, और 4 डिग्री पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता। क्लियर? फंक्शनल ग्रुप की हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा एक बार। देखिए हमारे सामने ना कुछ कंपाउंड्स आया करेंगे, CH3 CH2OH, ऐसे कुछ कंपाउंड्स आया करेंगे आगे चल के। ठीक है, तो इन कंपाउंड में ना 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। इन पार्ट्स में इस पार्ट को बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जिसको बोला जाता है एल्किल ग्रुप। क्या बोला जाता है? एल्किल ग्रुप। इस एल्किल ग्रुप को ऐसे R से भी लिखा जाता है। कैसे R से भी? तो इसी को मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, मैं ऊपर लिख करके दिखाता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ R के साथ में OH। समझे? तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करता है किसी भी कंपाउंड की। केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्या केमिकल उसकी प्रॉपर्टी होंगी, क्या केमिकल रिएक्शंस होंगी। और ये एल्किल ग्रुप जो होता है ये डिसाइड करता है उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को। फिज़िकल प्रॉपर्टी मतलब वो गैस होगा, सॉलिड होगा, उसका कलर कैसा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसकी सॉल्युबिलिटी, सारी चीज़ें ये डिसाइड करता है। क्या फंक्शनल ग्रुप भी डिसाइड करता है? हाँ, फंक्शनल ग्रुप भी इसमें इन्वॉल्व होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी मेनली फंक्शनल ग्रुप ही डिसाइड करता है। और जनरली एल्किल ग्रुप फिजिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं। क्लियर? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कंपाउंड का वो पार्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है वो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप और जो एल्किल ग्रुप होता है उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? मैं आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप्स बता देता हूँ, 1-2 फंक्शनल ग्रुप्स है जिसके बारे में आपको जनरली एक बार बता देता हूँ। जैसे COOH ऐसा एक फंक्शनल ग्रुप आपको आगे चल के देखने को मिलेगा, कार्बोक्सिलिक कहते हैं। C के बीच में, O के बीच में C, ऐसे ऑक्सीजन बीच में दिखेगा तो उसे ईथर हम बोला करेंगे आगे चल के। C के बाद में C डबल बॉन्ड O और ऐसे C दिखेगा तो उसे कीटोन बोला करेंगे। कार्बन के साथ में OH जुड़ा हुआ होगा उसे अल्कोहल बोला करेंगे। आगे चल कर के हमारे सामने चीज़ें आने वाली है। इसी तरह से एक पॉसिबिलिटी है कि कार्बन है, डबल बॉन्ड O भी है, लेकिन एक तरफ हाइड्रोजन दिख रहा है या दोनों तरफ हाइड्रोजन, तो उसे एल्डिहाइड बोला करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स आने वाले हैं। 1-2 मैंने पहले बताया था, जैसे NH2 था। तो ये ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आने वाले हैं। क्लियर? तो ये था फंक्शनल ग्रुप का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। होमोजीनियस सीरीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखो 2 चीज़ें लिखी है, उसी से सारी चीज़ हो जाएगी। सेम फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट होना चाहिए CH2 यूनिट में। अब सुनो, सीरीज मतलब ग्रुप है। ये कोई क्या है? ग्रुप मतलब जो होते हैं ना, मतलब बहुत सारी एक साथ चीज़ें, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, उनका ग्रुप है, एक फैमिली है, उनकी मेंबर्स होंगे उनमें अलग अलग।
तो ये जो ग्रुप है ना, इसकी एक खासियत है कि इसका फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा और सारे ग्रुप के मेंबर जो है CH2 यूनिट में डिफरेंट रखेंगे। एग्जांपल जल्दी से। जैसे हम एक सेम फंक्शनल ग्रुप कोई भी एक उठा लेते हैं, फॉर एग्जांपल OH एक फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप वाले होंगे सारे के सारे, मैं लिखता हूँ सबसे छोटा इसका क्या हो सकता है, CH2OH, सबसे छोटा ये हो सकता है। इससे बड़ा क्या हो सकता है, CH2OH। देखो यहाँ पे वैलेंसी पूरी नहीं थी, CH3OH हो सकता है। इससे बड़ा क्या हो सकता है, CH3CH2OH। अब मेरे से पूछा जाएगा कि ये होमोजीनियस सीरीज़ के मेंबर है कि नहीं है, तो ध्यान से देखना, क्या फंक्शनल ग्रुप सब में सेम है तो है कि नहीं। अभी आगे एक चीज़ देखनी बाकी, क्या CH2 यूनिट का फ़र्क है कि नहीं। यहाँ CH3 था, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, OH और CH3 है। अब फ़र्क देखो, इसमें CH2 का फ़र्क आया। इससे ज़्यादा देखो, इन दोनों में फ़र्क देखो, CH2 का है कि नहीं, होमोजीनियस सीरीज़ के मेंबर्स हैं, यानी ये दोनों एक ही सीरीज़ के मेंबर है। ख़त्म बात। अगली बात देखते हैं, इन दोनों में देखोगे तो यहाँ पर भी देखो CH2 रहा और इनमें फिर से फ़र्क आ गया CH2 यूनिट का। तो ये CH2 यूनिट का फ़र्क आएगा, n टाइम्स ऑफ CH2 यूनिट का फ़र्क आएगा। अगर उसको सही से लिखूँ ना मैं, तो सही से लिख सकता हूँ n टाइम्स ऑफ CH2 यूनिट्स का फ़र्क हमें दिखेगा। CH2 यूनिट्स का फ़र्क हमें दिखेगा 14 AMU का मोलिकुलर वेट कितना होगा, 14। इतना फ़र्क हमें दिखेगा। इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंस होगी, क्यों होगी, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी ही तो इस R पे डिपेंड करती है और R में ही तो CH2 का फ़र्क आ रहा है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी डिफरेंट होगी। मेरी बात समझ में आ गई। होमोजीनियस सीरीज़ सेम फंक्शनल ग्रुप, जैसे COH वाला भी हो सकता है। दूसरा अगर मैं बनाऊँ, जैसे मैं लिख दूँ COH। इसके अलावा मैं लिख सकता हूँ CH3CH2COH। तो इधर देखो COH सेम है, एक चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ देखो, फ़र्क है क्या, ये रहा CH2 का फ़र्क। ये होमोजीनियस सीरीज़ के मेंबर्स हैं। क्लियर। इस तरह से होमोजीनियस सीरीज़ के बारे में पता किया जाता है।